नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटोकॉल्स के बारे में। इंटरनेट को उपयोग करने के लिए कई प्रकार के नियमों का संग्रह है जिसके आधार पर डेटा का ट्रांसफ़र और हर एक कंप्यूटर को इंटरनेट में एक विशेष आइडेंटिटी प्राप्त होती है, डेटा का ट्रांसफ़र होता है, डेटा मैनेज होता है। इन सभी को अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल्स के द्वारा हम जानते हैं और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। इंटरनेट प्रोटोकॉल नाम से स्पष्ट है, इंटरनेट के लिए नियमों का समूह है। नियमों को सामान्यतः प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का निर्माण IEEE के द्वारा किया गया था। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, IEEE के द्वारा इंटरनेट प्रोटोकॉल का या IP का डेवलपमेंट किया गया था। इसमें डेटा का ट्रांसफ़र पैकेट्स के फॉर्म में होता है जिसको कि IP पैकेट कहा जाता है। IP पैकेट्स या डेटाग्राम कहा जाता है। ये शब्द याद रखिएगा। डेटाग्राम किससे संबंधित है? यह इंटरनेट प्रोटोकॉल से संबंधित है। ये जो डेटा पैकेट्स होते हैं या डेटाग्राम होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इसमें भेजने और प्राप्त करने वाले, डेटा भेजने वाले और डेटा को प्राप्त करने वाले का इन्फॉर्मेशन होता है। साथ ही डेटा किस क्रम में जाएगा, यह क्रम निर्धारण TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के द्वारा या ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। यह जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, यह डेटा का क्रम निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, इस पूरे डेटाग्राम में या डेटा पैकेट्स में कितने प्रकार के डेटा होते हैं? तो इसमें कुल 14 प्रकार के डेटा या इन्फॉर्मेशन शामिल होते हैं। 14 प्रकार के इन्फॉर्मेशन इस डेटा पैकेट में या डेटाग्राम के अंदर शामिल होते हैं और इसका क्रम निर्धारण किया जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के द्वारा। यह भी अपने आप में एक प्रोटोकॉल है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, जब हम IP की बात कर रहे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, तो IP एड्रेस से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हर एक कंप्यूटर, इंटरनेट से जुड़ा हुआ हर एक कंप्यूटर अपने आप में एक विशिष्ट पहचान रखता है। तभी तो कंप्यूटर में कोई आप मैसेज भेजेंगे या ईमेल भेजेंगे तो उस पर्टिकुलर नोड तक ही जाता है जहाँ पे उसको जाना चाहिए, जहाँ जिस कंप्यूटर का एड्रेस उसको दिया गया है। तो ये जो IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसमें IP एड्रेस के द्वारा हर एक कंप्यूटर की एक विशेष पहचान निर्धारित की जाती है और इसके लिए 3-3 अंकों का ये जो 4 सेक्शन है, यह एक फॉर्मेट है जिसको कि IP एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, यह 3-3 अंकों का एक समूह है जिसमें कि कुल 4 सेक्शंस हैं, जिसमें शुरू के 2 सेक्शंस को नेटवर्क एड्रेस कहा जाता है और लास्ट के 2 सेक्शंस को होस्ट एड्रेस कहा जाता है। इसके फॉर्मेट के बारे में आगे चर्चा करेंगे, पर ये याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मेट है, ये जो एड्रेस है, ये प्रत्येक कंप्यूटर के लिए विशेष पहचान का कार्य करता है। नेक्स्ट है IPv4 और IPv6। ये क्या चीज़ है? शुरुआत में जब इंटरनेट प्रोटोकॉल डेवलप किया गया, उसमें कुछ कमियां थी जिसको सुधारते हुए हमने वर्जन 4 तक डेवलप किया। IP वर्जन 1, 2, 3 करते हुए वर्जन 4, ये जो वर्जन 4 है, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ। इसमें जो कमियां थी उसको IP या इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में बेहतर कर लिया गया। ठीक है, मतलब ये IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 ये क्या चीज़ है? तो IP एड्रेस के ही ये मॉडर्न वर्जन्स हैं जिसको कि वर्तमान समय में कंप्यूटर्स में उपयोग किया जाता है। ठीक है, वर्जन 4 और वर्जन 6 जो है वो अपने प्रीवियस वर्जन का ही एक डेवलप्ड या इसका बेटर फॉर्म है। ठीक है, इनके बारे में हम कुछ विशेष अगर चर्चा करें तो IP वर्जन 4 जो है, यह 1970 के आसपास डेवलप किया गया और विश्व में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला IP वर्जन है, जो कि 32 बिट डेटा के फॉर्मेट में होता है। इसका फॉर्मेट याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है फॉर्मेट के बारे में। तो इसमें 3-3 डिजिट्स के 4 ग्रुप्स होते हैं और इस प्रकार यहाँ पे 0 से लेकर के 255 तक इसमें एक जो सेक्शंस हैं, इसमें 0 से लेकर के 255 तक के वेरिएशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, और इस प्रकार क्योंकि यहाँ पे 4 अलग अलग सेक्शंस हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 256 की घात 4, 0 को अगर मिला दें तो 256 की घात 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। इस प्रकार विश्व के जितने भी कंप्यूटर हैं, इसको अगर हम एक यूनिक ID देना चाहें, एक यूनिक IP एड्रेस देना चाहें, तो हम लगभग 430 करोड़ कंप्यूटर्स को या 430 करोड़ नोड्स को या टर्मिनल्स को अलग एक सेपरेट या पर्सनल एड्रेस दे सकते हैं। IP एड्रेस 4 में, IP वर्जन 4 में हम लगभग 430 करोड़ टर्मिनल्स को एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन विश्व में अगर इसकी संख्या 430 करोड़ से ज़्यादा पहुंच जाए, ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हमने एक नया IP वर्जन निकाला जिसमें कि हेक्साडेसिमल के फॉर्म में यहाँ एड्रेस एलोकेट किया जाता है। IP वर्जन 6 को 1998 में डेवलप किया गया, जो कि 128 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है या 128 बिट का फॉर्मेट अपने समाहित कर सकता है। IP वर्जन 4 में 32 बिट डेटा था और IP वर्जन 6 में 128 बिट डेटा का फॉर्मेट यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। IP वर्जन 4, इसमें कॉम्बिनेशन क्या हो सकता था? 0 से लेकर के 9 तक का डिजिट यूज़ करना है और 3-3 अंकों का ये 4 हमको सेक्शन प्राप्त होता है या 4 ग्रुप प्राप्त होता है। इन सभी को मिला करके हम IP एड्रेस कहते थे। IP वर्जन 6 में 1 से लेकर के या 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स यूज़ करेंगे और साथ ही A से लेकर के
F तक के अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको कि हेक्साडेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो 0 से लेकर के 9 और A से लेकर के F, इन सभी के कॉम्बिनेशंस को मिला करके हम चार चार अंकों के या चार प्लेस के यूनिक आईडी जनरेट कर सकते हैं, जिसमें कि टोटल हमको 8 सेक्शंस मिल जाते हैं। मतलब हर एक सेक्शन 16 बिट का है और इस प्रकार हमको 8 ऐसे सेक्शन मिल जाते हैं। इसको सेमीकोलन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। IP वर्जन 4 में डॉट के द्वारा सेपरेट किया जाता था। IP वर्जन 6 में इन हर एक ग्रुप्स को सेमीकोलन के द्वारा सेपरेट किया जाता है और इसमें ऐसे कुल 8 ग्रुप्स हो सकते हैं। इस प्रकार हर एक ग्रुप 16 बिट का डेटा स्टोर करेगा और इस प्रकार 8 हमको ग्रुप्स मिल जाएंगे, जिसके द्वारा हम 128 बिट का एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। और यह जो है 430 करोड़ से ज़्यादा को भी एकोमोडेट करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बढ़ा लिए तो 430 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स को यह यूनिक एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, इसका निर्माण किया गया था इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा। IP वर्जन 6 को 1998 में इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है TCP या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में। यहाँ पे हमने बताया था कि डेटाग्राम्स को सही क्रम में निर्धारित करने के लिए TCP का कार्य होता है। डेटा ट्रांसफ़र पैकेट्स के रूप में होता है, इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सभी में कम से कम उसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। जितने प्रोटोकॉल्स की हम चर्चा कर रहे हैं कम से कम फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल है। अगला है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वेब सर्वर से डेटा आदान प्रदान करने के लिए HTTP का उपयोग किया जाता है और वेब ब्राउज़र्स के द्वारा यह निश्चित करना कि किसी विशेष डेटा के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, उसको किस प्रकार से कार्य में लेना है, ये सारा कंट्रोल HTTP के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा ईमेल्स को सर्वर पे स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये एक लोकप्रिय ईमेल प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल का नाम है या नहीं है। ठीक है, आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, SMTP, POP, WWW, SLIP, इस प्रकार से 3-4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा इंटरनेट में उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल है या नहीं है। तो याद रखिएगा POP इसका फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यह ईमेल प्राप्त करने का एक मानक प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है SLIP सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह 2 डिवाइसेस के बीच संचार के लिए प्रयोग किया जाता है। यह धीमा और कम सुरक्षित प्रोटोकॉल है। तो इस प्रकार के जो प्रोटोकॉल्स हैं इनके एडवांस वर्जन हमको प्राप्त हैं और अब उनका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स पर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के द्वारा डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए PPP का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है ईथरनेट प्रोटोकॉल, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और नेक्स्ट है टेलनेट प्रोटोकॉल, इन दोनों के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट है URL के बारे में। URL इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 1994 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसको डिफाइन किया गया था। याद रखेंगे कि कोई भी URL अपने आप में केस सेंसिटिव होता है। मतलब कंपनी ने जिस प्रकार से, मान लो GOOGLE google.com, इसमें www.google.com है, ये एक अपने आप में URL है। अगर हम इसको इंटरनेट में सर्च करते समय या URL जहाँ पे हमको टाइप करना है वहाँ पे टाइप करते समय हम अगर इसको कैपिटल्स या स्मॉल्स में अगर कोई चेंजेस करेंगे, मान लो यहाँ पे आप बड़ा G लिखेंगे, google.com में G की जगह बड़ा G लिखेंगे, तो ऐसे केस में ये आपको सही एड्रेस तक नहीं पहुँचा पाएगा। यही बताया गया है कि जो URL होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। कैपिटल्स को जैसा एक्चुअल में जैसा एड्रेस है वैसा ही आपको टाइप करना पड़ेगा। आप इसको कैपिटल्स या स्मॉल्स में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः जो URL होते हैं वो किसी वेबसाइट के होम पेज में आपको पहुंचाते हैं। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट टैब्स के द्वारा आपको अलग अलग पेज के लिंक प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है डोमेन नेम के बारे में। ये किसी वेबसाइट के एड्रेस को बताता है। किसी वेबसाइट का नाम डोमेन नेम से आप पहचान सकते हैं। प्रारंभ में जो वेबसाइट है उस पर जाने के लिए IP एड्रेस का यूज़ किया जाता था। ठीक है, किसी विशेष कंप्यूटर पे सेव किया गया या सर्वर पे सेव किया गया कोई विशेष वेब पेज होगा तो उसका IP एड्रेस आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको एक्सेस कर सकते थे। ठीक, लेकिन आज के समय में हम इस प्रकार किसी वेब पेज का नाम डाल करके ही उस वेब पेज तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे जो IP एड्रेस है उसको याद रखना
क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स होते हैं, उसको याद रखना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे आईपी एड्रेस को याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डोमेन नेम का यूज़ किया जाना शुरू हुआ। ठीक है, अब आप आईपी एड्रेस को डोमेन नेम के रूप में भी सेव करवा सकते हैं। ठीक, साथ ही डोमेन नेम आपको यही बताता है कि वह पर्टिकुलर वेबसाइट किस चीज़ से संबंधित है। मान लो .gov लिखा हुआ है किसी वेबसाइट के अंत में, इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। .in इंडियन वेबसाइट्स को दर्शाता है। .net नेटवर्क को दर्शाता है। .edu एजुकेशनल वेबसाइट्स को दर्शाता है। इसी प्रकार अन्य देशों के नाम के साथ, जैसे कि .us लिखा हुआ है, .uk लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वह यूएस की वेबसाइट है या यूके की वेबसाइट है। ठीक है, तो ये डोमेन नेम जो है वो किसी वेबसाइट के एड्रेस को, साथ ही वो किस विभाग से या किस चीज़ से संबंधित है, किस देश से संबंधित है, यह भी बताता है। नेक्स्ट है ईथरनेट। वायर्ड लैन को ही ईथरनेट कहा जाता है। वायर्ड लैन को जो वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क को ही ईथरनेट के द्वारा हम कनेक्ट करते हैं, और यह एक ट्रेडिशनल टेक्निक है, परंपरागत तकनीक है, जिसमें हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स या कोएक्सियल केबल को प्रयोग करते हैं ईथरनेट में नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। इसके लिए RJ45 रजिस्टर्ड जैक 45 नाम का कनेक्टर यूज़ किया जाता है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, RJ45, इसको रजिस्टर्ड जैक कनेक्टर कहा जाता है, जो कि ईथरनेट के द्वारा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टेलनेट। टेलनेट क्या चीज़ है? यह वर्चुअल कंप्यूटर्स पर कार्य करने हेतु एक प्रोटोकॉल है, जिसमें कि यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त होना आवश्यक है। किसी व्यक्ति के पास अगर किसी विशेष टर्मिनल का यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो वह टेलनेट के द्वारा इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, टेलनेट भी एक प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट टॉपिक है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? यह एक टाइप का प्रोग्राम है, सेट ऑफ कोड है, जो विश्व का पहला सर्च इंजन किसने बनाया था, या विश्व का सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था? तो इस सर्च इंजन का नाम था आर्की, जो कि एलन एमटेज ने बनाया था। फर्स्ट सर्च इंजन इसका नाम था आर्की, जो कि 1990 में बनाया गया था एलन एमटेज के द्वारा। इसके अलावा विश्व के अन्य प्रमुख सर्च इंजन कौन कौन से हैं? गूगल, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है गूगल इंक। उसके अलावा बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है। इसके अलावा अन्य सर्च इंजन्स में बाइडू, याहू, यांडेक्स, आस्क, AOL, डकडकगो, वुल्फ्राम अल्फा और डॉगपाइल, ये कुछ प्रमुख सर्च इंजन हैं। इनके बारे में बस ये याद रखिएगा कि कौन सा सर्च इंजन है या नहीं है। ठीक है, तो गूगल, बिंज, बाइडू ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। याहू इनके बारे में पूछा जा चुका है। डकडकगो भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बाकियों के नाम याद रखिएगा। यांडेक्स, आस्क भी पूछा जा चुका है। AOL, वुल्फ्राम अल्फा और डॉगपाइल, ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्च इंजन्स हैं जिसके बारे में इनके नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है सर्च इंजन किस प्रकार से कार्य करते हैं, या जब आप सर्च इंजन में कोई विशेष चीज़ सर्च करते हैं तो किस प्रकार से सर्च कंप्लीट होता है। इसमें कुल 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग के द्वारा जो बोट्स होते हैं किसी सर्च इंजन के, वह अलग अलग वेबसाइट पे जाकर के डेटा को एकत्र करते हैं। दूसरा है इंडेक्सिंग। वह सर्च इंजन जितने भी प्राप्त डेटा हैं, जितने भी अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डेटा होगा, उसको सही क्रम में व्यवस्थित करेगा। और तीसरा है रैंकिंग। आपके खोजे गए कीवर्ड्स के अनुसार यह रिजल्ट पेज में क्रम निर्धारण करता है। आपने जिस प्रकार से कोई कीवर्ड खोजा होगा, उसी के आधार पे आप यहाँ पे अलग अलग क्रम में आपको सबसे ऊपर जो है सबसे रिलेवेंट या सबसे काम का रिजल्ट दिखाएगा, उसके नीचे उससे कम उपयोगी, उससे नीचे कम उपयोगी। इस प्रकार से क्रम निर्धारण के द्वारा आपको रैंकिंग के द्वारा क्रम निर्धारित करके यहाँ पे रिजल्ट्स के जो पेजेस हैं वो यहाँ पे दिखाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र के बारे में। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट्स को प्रदर्शित किया जाता है किसी भी वेब ब्राउज़र के द्वारा। इसमें किसी विशेष पेज पर जाने के लिए URL का उपयोग किया जाता है, और टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में सबसे पहला वेब ब्राउज़र बनाया था। ठीक है, ये जो टिम बर्नर्स-ली है, इनके बारे में एक और चीज़ याद रखेंगे कि यह WWW फाउंडेशन के संस्थापक हैं, साथ ही W3C के डायरेक्टर भी हैं। W3C विश्व के इंटरनेट को कंट्रोल करने वाला एक ग्रुप है। W3C वर्ल्ड वाइड वेब कॉरपोरेशन, इसके डायरेक्टर भी हैं टिम बर्नर्स-ली। इन्होंने ही पहला ब्राउज़र बनाया था 1990 में। नेक्स्ट है 1993 में मार्क एंडरसन ने मोज़ेक ब्राउज़र नाम का एक ब्राउज़र बनाया था, जो कि पहला ग्राफिकल यूज़र बेस्ड आपका ब्राउज़र था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ब्राउज़र था, मार्क एंडरसन के द्वारा बनाया गया मोज़ेक ब्राउज़र। नेक्स्ट है 1994 में नेटस्केप नेविगेटर नाम का एक फेमस ब्राउज़र बनाया गया, जिसका मार्केट कैप काफ़ी अच्छा था। उसके बाद में वर्ष 2002 में टॉर ब्राउज़र नाम का एक ब्राउज़र आया, जिसका फुल फॉर्म है द ऑनियन राउटिंग। इसके द्वारा आप किसी वेबसाइट को बिना अपनी आइडेंटिटी बताए, ठीक है, अपना IP एड्रेस शेयर किए बिना आप अलग अलग वेबसाइट्स को सर्च कर सकते थे। तो टॉर ब्राउज़र आपकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए एक बनाया गया ब्राउज़र था।
ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्राउजर्स हैं। इसके अलावा आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया या गूगल क्रोम हो गया, ये भी कुछ फेमस ब्राउजर्स हैं जिनके बारे में सामान्यतः आपको जानकारी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस, इसके बारे में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो वायरस का फुल फॉर्म याद रखिए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेक। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेक, ये वायरस का फुल फॉर्म है। 1983 में फ्रेडरिक कोहेन ने वायरस शब्द इन्वेंट किया था, वायरस शब्द सबसे पहले गढ़ा था। 1973 में पहला वायरस जो कि क्रीपर था, क्रीपर नाम का पहला वायरस खोजा गया, जो कि बॉब थॉमस के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट है वायरस क्या होते हैं। वायरस अपने आप में एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जो कि स्वतः रन होने की क्षमता रखते हैं। आपके कंप्यूटर में वायरस आने के बाद उसको अलग से रन करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑटो प्रोग्राम होते हैं रन करने के लिए, स्वतः रन होने के लिए प्रोग्राम होते हैं। वायरस के टाइप्स के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेलवेयर के बारे में। वायरस का एक टाइप है, या किसी भी वायरस को आप सामान्यतः मेलवेयर कह सकते हैं। मेलवेयर कहने का मतलब है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। वायरस अपने आप में मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। मैलिशियस कहने का मतलब है जो किसी विशेष या खराब प्रकार के कार्य करने के लिए बनाया गया हो। तो मैलिशियस या किसी दुर्भावनापूर्ण कार्य के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहलाता है। और क्योंकि वायरस जनरली नुकसान ही पहुंचाता है, इसीलिए आप वायरस को मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ये अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त करने के लिए बनाए गए होते हैं। मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मेलवेयर अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त कर लेते हैं हमारे कंप्यूटर्स में। दूसरा है स्पाईवेयर। स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना या जासूस। तो यूज़र की जासूसी करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम स्पाईवेयर कहलाता है। ये हमारे कंप्यूटर में बैकग्राउंड में गुप्त रूप से रन होते रहता है और हमारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट के माध्यम से यह सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट है रैंसमवेयर। ये जो रैंसमवेयर है, रैंसम का मतलब होता है फिरौती मांगना। रैंसमवेयर एक ऐसा वायरस है जो कि हमारे कंप्यूटर में उपलब्ध डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है और इसको अनलॉक करने के लिए, ठीक है, अनलॉक कोड प्राप्त करने के लिए हमें उस रैंसमवेयर को इंस्टॉल करने वाली कंपनी या व्यक्ति को भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, जो भी फिरौती मांगने वाला जो पर्सन होगा जिसके द्वारा रैंसमवेयर हमारे कंप्यूटर में भेजा गया होगा, जब तक हम उसको भुगतान नहीं करेंगे तब तक हमारा जो डेटा है वो एनक्रिप्ट फॉर्मेट में रहेगा, मतलब हम उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस रैंसमवेयर को स्केयरवेयर भी कहा जाता है। रैंसमवेयर का एक अन्य नाम स्केयरवेयर भी है। नेक्स्ट है एडवेयर के बारे में। एडवर्टीजमेंट से संबंधित है। ये उचित विज्ञापन दिखाने के लिए हमारे पर्सनल डेटा को लगातार इंटरनेट में सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से हमें टारगेटेड एडवर्टीजमेंट प्राप्त होते रहते हैं। आप अचानक से अगर फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कोई शूज़ या फिर कोई पर्सनल गैजेट्स अगर सर्च करेंगे तो आपको उसी सर्च किए गए आइटम का एडवर्टीजमेंट लगातार आपके वेब ब्राउज़र में दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये जो एडवेयर है वो हमारे सर्च किए गए हिस्ट्री को ट्रैक करता है। ये यूज़र के कंप्यूटर डेटा को एकत्र करता है। हालांकि ये खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन आपको परेशान कर सकते हैं। नेक्स्ट है वॉर्म। वॉर्म क्या होता है? नेटवर्क के अंदर तेज़ी से फैलता है। वॉर्म का मतलब होता है सामान्यतः कीड़ा। वॉर्म जो है छोटे छोटे कीड़ों को कहा जाता है, और ये जो वायरस होता है, वॉर्म टाइप के जो वायरस होते हैं, ये बहुत तेज़ी से हमारे कंप्यूटर्स में फैलने लगते हैं। अगला है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस का मतलब है जो हमारे बूटिंग प्रोसेस को इफेक्ट करता है। ये जो है रिमूवेबल डिवाइसेस के द्वारा फैलता है, मतलब सीडी हो गया या पेन ड्राइव हो गया, इनके द्वारा बूट सेक्टर वायरस फैलते हैं और सामान्यतः ये पूरी बूटिंग प्रोसेस को ही हैम्पर करते हैं या उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें सिस्टम को फॉर्मेट करना आवश्यक हो जाता है। फॉर्मेट किए बिना हमारा जो बूट सेक्टर वायरस है ये समाप्त नहीं हो पाता है। अगला है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। इसमें संक्रमित वेबसाइट और पॉपअप के द्वारा ये जो वायरस है हमारे कंप्यूटर में एंटर करते हैं, ये हमारे वेब ब्राउजर्स को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट है अपेंड वायरस। प्रश्न ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन सा वायरस का एक टाइप है, तो यहाँ पे याद रखेंगे अपेंड वायरस का एक टाइप है, मैक्रो वायरस का एक टाइप है, रेसिडेंट वायरस का एक टाइप है। तो अपेंड वायरस ये फाइल के अंत में हानिकारक कोड को इंसर्ट कर देता है। ठीक है, अपेंड वायरस क्या करता है, किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के अंत में, उसके कोड के अंत में अपने कुछ हानिकारक कोड्स को इंसर्ट कर देता है, जिससे कि हमारे फाइल्स करप्ट होने लगते हैं, डिलीट होने लगते हैं। अगला है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस यह मैक्रो लैंग्वेज में लिखित वायरस होता है और यह डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने पर हमारे कंप्यूटर को संक्रमित कर देता है। ठीक है, या संक्रमित डॉक्यूमेंट को ओपन करने पर हमारे पीसी में इंसर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है रेसिडेंट वायरस। यह प्राइमरी मेमोरी में मौजूद होता है और फाइल्स को करप्ट करने का कार्य करता है। इसका नाम है रेसिडेंट वायरस। तो ये कुछ प्रमुख वायरस के टाइप्स हो गए। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फाइल इन्फेक्टर वायरस के बारे में। फाइल इन्फेक्टर वायरस, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, फाइल्स को इन्फेक्ट करने के लिए या उनको प्रभावित करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया होता है। फाइल्स के एग्जीक्यूट होने पर ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अगला है ट्रोजन हॉर्स वायरस। ट्रोजन हॉर्स यह छद्म आवरण वाले वायरस होते हैं और कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करने पर हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं। अगर आप मान लो MS ऑफिस इंस्टॉल कर रहे हैं और आपने उस MS ऑफिस का जो पैकेज है, जो सॉफ्टवेयर है, उसे किसी फेक वेबसाइट से डाउनलोड किया है, इसका मतलब है कि उस
पैकेज में, उस MS ऑफिस के पूरे पैकेज में कुछ ऐसे फाइल्स भी इंसर्ट कर दिए गए होंगे, कुछ ऐसे फाइल्स इंप्लेंट कर दिए गए होंगे जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए हानिकारक हैं। आप सोच रहे होंगे कि आप MS ऑफिस इंस्टॉल कर रहे हैं और उसके पीछे पीछे या उसके साथ साथ कुछ ऐसे खतरनाक फाइल्स भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगे जो कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वायरस को कहा जाता है ट्रोजन हॉर्स वायरस, जो कि छुप करके हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं, किसी नए प्रोग्राम को इंस्टॉल करने पर हमारे PC में आ जाते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ प्रमुख वायरस के बारे में बात करते हैं, जहां से प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या तो भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहला तो है क्रीपर। प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कोई वायरस है या नहीं है। ठीक है, तो क्रीपर एक प्रकार का वायरस है, सबसे पहला वायरस है, खोजा गया सबसे पहला वायरस है। इसके अलावा आई लव यू, ये ईमेल के द्वारा प्रसारित होने वाला एक वायरस था। कोड रेड, ये हार्डवेयर को प्रभावित करने वाला एक वायरस था। सी ब्रेन, यह पाकिस्तान के द्वारा डेवलप किया गया एक वायरस था जिसने कि भारत के कई संयंत्रों में वायरस अटैक किया था। अगला है NIMDA, निम्डा, यह एक ट्रोजन वायरस का फॉर्म है या रूप है। अगला है स्माइल, यह मेटामॉर्फिक वायरस है, मतलब अपने आप में अपने स्वरूप में चेंज कर सकता है यह वायरस। अगला एक फेमस वायरस है ब्लास्टर। अगला है स्लैमर, फीजर जो है वो एक रैंसमवेयर का प्रकार है। अगला है वॉल्शिया। अगला है माईडूम, ईमेल के द्वारा प्राप्त होता है। अगला है कॉमन वॉरियर, पॉइजन ईवी, स्टॉर्म वॉर्म, जियोस। अगला है एजेंट.बिड्स। अगला है कॉन्फिगर, इसको सुपर बग भी कहा जाता है। कॉन्फिगर ने USA की पूरी डिजिटल प्रणाली को ही बहुत नुकसान पहुंचाया था। इसको सुपर बग भी कहा जाता है। कॉन्फिगर नाम का जो वायरस है, इसके बारे में याद रखिएगा। इनमें से कौन सा वायरस सुपर बग के नाम से जाना गया था, तो इसका आंसर होगा कॉन्फिगर। नेक्स्ट है स्टक्सनेट, इसको डिज़ाइन किया गया है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को प्रभावित करने के लिए। जो हमारा हार्ड डिस्क हो गया या CD हो गया, DVD हो गया, उन स्टोरेज डिवाइसेस को प्रभावित करने के लिए स्टक्सनेट को डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वायरस से निपटने के लिए ही इसको डिज़ाइन किया गया होगा। एंटीवायरस मतलब वायरस का विपरीत, एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सा था? इसका नाम है रीपर। क्रीपर को समाप्त करने के लिए रीपर डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, क्रीपर नाम का जो वायरस था उसको समाप्त करने के लिए रीपर नाम का एंटीवायरस डिज़ाइन किया गया था और इसे डिज़ाइन करने वाले व्यक्ति थे जॉन मैकेफी। मैकेफी का अपना अलग से एंटीवायरस भी आजकल मार्केट में उपलब्ध है। इसके अलावा अन्य जो नॉन फेमस एंटीवायरस हैं उसके बारे में बात करते हैं। फेमस एंटीवायरस आप सभी को पता है, जैसे कि AVG हो गया, क्विक हिल हो गया, मैकेफी हो गया, ठीक है, नॉर्टन हो गया, ये सभी फेमस एंटीवायरस हैं। इसके अलावा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि पांडा हो गया, कोमोडो हो गया, सिमेंटेक हो गया, ये सभी कुछ फेमस एंटीवायरस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का ही एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या इसमें कुछ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस हैं जिसको के मिला करके हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है और यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का एक समूह है, जिसके अंतर्गत शुरुआत में जब इसको डेवलप किया गया था तो MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट ही थे। बाद में इसमें वर्तमान समय में अगर देखें तो 7 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स इसके अंतर्गत आते हैं। इसे शुरुआत में C++ लैंग्वेज में डेवलप किया गया था और 1989-90 में इसका पहला वर्जन रिलीज़ किया गया था। आज के समय में इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है MS ऑफिस 2021। अभी इसके 7 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंतर्गत MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS आउटलुक, MS एक्सेस, MS वन नोट और MS पब्लिशर, ये 7 एप्लीकेशंस हैं। इनका नाम याद रखिएगा। जनरली हमको इन 3 एप्लीकेशंस का यूज़ पता होता है। इनके नाम याद रखिएगा, आउटलुक, एक्सेस, वन नोट और पब्लिशर। सबसे पहला है MS वर्ड। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है और MS ऑफिस एप्लीकेशंस के अंदर इसी का सर्वाधिक उपयोग होता है। दूसरा है MS एक्सेल, यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जिसको कि डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए और बहुत बड़े मात्रा में डेटा को कैलकुलेट करने के लिए MS एक्सेल का यूज़ किया जाता है। पावर पॉइंट का उपयोग हम सभी को पता है, इसको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। MS आउटलुक, यह एक ईमेल मैनेजर के रूप में काम करता है। वैसे आप चाहें तो जीमेल में जाकर के अपने मेल को चेक कर सकते हैं, लेकिन आउटलुक क्या करेगा, अलग अलग डोमेन में आपके जितने भी ईमेल हैं, चाहे वो आपका जीमेल हो या याहू मेल हो या हॉटमेल हो, इन सभी ईमेल्स को आप एक जगह पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आउटलुक के अंतर्गत। नेक्स्ट है MS एक्सेस, यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, यह एक डिजिटल नोटबुक है और इसमें लिखा गया नोट अपने आप सेव होता रहता है, इसको हम ऑटो सेव भी कहते हैं। नेक्स्ट है MS पब्लिशर, यह DTP के लिए काम में लाया जाता है। इसके अंतर्गत हम कार्ड, बैनर्स या कैलेंडर्स आदि डिज़ाइन कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक कि कौन सा एप्लीकेशन मुख्य रूप से किस पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। अब MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट के बारे में थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करते हैं और साथ ही इसके डिफरेंट विंडोज़ के बारे में देखेंगे, डिफरेंट कीवर्ड्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहला है MS वर्ड। MS वर्ड सबसे पहले यह 1983 में डेवलप किया गया था, लेकिन उस समय इसे डॉस के लिए डेवलप किया गया था। बाद में 1989-90 के आसपास जब इसे डेवलप किया गया तो पूरा एक MS ऑफिस पैकेज के रूप में डेवलप किया गया था। MS वर्ड को डेवलप किया था चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रोडी ने। चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रोडी ये दोनों किसी दूसरी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट के जो बिल गेट्स हैं, संस्थापक थे बिल गेट्स, उन्होंने हायर किया और MS वर्ड को इन्होंने फिर डेवलप किया था। MS वर्ड का फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? इसका एक्सटेंशन होता है .docx। 2003 वर्जन 2003 जो था उसमें .doc लिखा जाता था, लेकिन MS वर्ड 2007 और उसके बाद जो भी वर्जन्स आए हैं उनमें .docx, ये x का मतलब क्या है यहाँ पे? x का मतलब है एक्सटेंसिबल, ठीक है। तो .docx ये किसी भी MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है। आप कुछ भी नाम से सेव करेंगे तो उसके लास्ट में .docx अपने आप सेव हो जाता है। नेक्स्ट है वर्ड फाइल को चालू करने के लिए या MS वर्ड को चालू करने के लिए एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है WIN, विंडोज़ के लिए WIN फिर word.exe। इसका मतलब है कि MS वर्ड अगर आपको यूज़ करना है तो आप कंप्यूटर में स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर उसमें MS वर्ड खोज के इसको ओपन कर सकते हैं। या दूसरा चीज़, आप एक स्टार्ट बटन होता है और उसके साथ में R, तो इससे एक रन कमांड ओपन हो जाएगा। कौन सा? रन कमांड। रन कमांड में अगर आप winword.exe सर्च करेंगे तो सीधा ही ये MS वर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है जिसके थ्रू MS वर्ड ओपन होता है वो कौन सा है? winword.exe। इसके अलावा आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे जहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये एक 5 स्टार वाला क्वेश्चन हो सकता है हमारे लिए। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि MS वर्ड जब आप चालू करेंगे तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या होता है? यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होता है 11 पॉइंट। आप फॉन्ट वाले सेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पे जब भी आप पहली बार कोई MS वर्ड का फाइल ओपन करेंगे तो 11 पॉइंट वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। साथ ही फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? फॉन्ट स्टाइल डिफ़ॉल्ट रूप में कैलिब्री बॉडी के रूप में सेव रहता है। इसके अलावा MS वर्ड 2007 वाला जो वर्जन है उसमें एक क्विक एक्सेस टूल बार भी दिया जाता है। लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में एक बटन होता है, एक टूल होता है जिसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, और इसमें 3 आपके शॉर्टकट कीज पहले से डिफाइन रहते हैं। एक होता है सेव के लिए, एक होता है अंडू के लिए और एक होता है रीडू के लिए। हालांकि चाहे तो इस क्विक एक्सेस टूल बार में अन्य कमांड्स को भी, अन्य टूल्स को भी ऐड कर सकते हैं, पर ये 3 बाय डिफॉल्ट रूप से सेव होते हैं, जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, सेव, अंडू और रीडू। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट फाइल नेम, जब भी आप कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो उसको डिफ़ॉल्ट नाम क्या मिल जाता है? document1.docx। डॉक्यूमेंट 1 के नाम से कोई भी फाइल डिफ़ॉल्ट रूप में सेव होता है। डिफ़ॉल्ट 1 के नाम से अगर ऑलरेडी फाइल सेव हैं आपके उस फोल्डर में तो डॉक्यूमेंट 2 नाम से सेव होगा, डॉक्यूमेंट 3 नाम से क्रिएट होगा। इस प्रकार से डॉक्यूमेंट 1 ये सबसे पहला बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है आपके फाइल के लिए। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट जूम, जब आप फाइल ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप में यह 100% जूम में रहता है। मिनिमम इसको हम 10% तक लेके जा सकते हैं और मैक्सिमम जूम यहाँ पर 500% होता है। ये बात कर रहे हैं MS वर्ड के बारे में। MS एक्सेल और पावर पॉइंट में ये जूम का जो मैक्सिमम लिमिट है ये थोड़ा सा चेंज है, बाकी जूम का जो नॉर्मल और मिनिमम है ये दोनों में ही 100% और 10% है, ठीक है। तो MS वर्ड के बारे में ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको याद रखेंगे। इसके अलावा हम इसके विंडो में कौन कौन से बटन होते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन MS एक्सेल के बारे में भी प्राप्त करते हैं। MS एक्सेल यह टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को अरेंज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे रो और कॉलम के फॉर्मेट में यह पूरा शीट काम करता है। MS एक्सेल जो है रो और कॉलम में डेटा को सेव करने का काम करता है। MS एक्सेल का जो वर्जन 2003 था, MS ऑफिस 2003 वाला जो वर्जन था, उसमें मैक्सिमम 65,536 रो होते थे और 256 कॉलम होते थे। मैक्सिमम रो और कॉलम की संख्या यहाँ पर निर्धारित थी कितनी? 65,536 रो और 256 कॉलम। ये एग्जाम में पूछे गए फैक्ट्स हैं, इसको याद रखेंगे, 65,536 और 256। इसके बाद में इसका जो वर्जन 2007 आया, MS ऑफिस 2007 वाला जो वर्जन है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हो गए हैं? 10,48,576 और नंबर ऑफ कॉलम हो गए हैं 16,384 मैक्सिमम कॉलम्स हैं। आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जो रो हैं और कॉलम हैं इनको किस प्रकार से नंबर दिया जाता है। तो जो रोज़ हैं ये डिफाइन होते हैं आपके न्यूमेरिकल्स के थ्रू 1, 2,
3 इस तरीके से रो डिफाइन होते हैं, जबकि कॉलम्स को A, B, C, D इस तरीके से नाम दिया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से नाम देते हुए हम कहाँ तक जा सकते हैं, मैक्सिमम X, F, D तक। अब ये नाम कैसे पढ़ा होगा, तो A से लेकर के Z तक लिखेंगे पहले, उसके बाद Z के बाद हमको आगे कंटिन्यू करना है तो हम क्या लिखेंगे, A, B, A, C, इस तरीके से A, Z तक पहुँचेंगे। उसके बाद B, A से शुरू करेंगे, B, C, B, Z, उसके बाद में C से शुरू करेंगे, C, A, इस तरीके से करते करते हम X, F, D तक कुल 16,384 कॉलम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट है वर्जन 2007 में। नेक्स्ट है, किसी एक्सेल फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, बुक 1। डिफ़ॉल्ट रूप से कोई भी फाइल जब आप क्रिएट करेंगे तो बुक 1 नाम से सेव रहता है, इसको आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं। मिनिमम और डिफ़ॉल्ट जूम बताया था मैंने 10% और 100%। मैक्सिमम जूम यहाँ पे है 400%, जबकि MS वर्ड में यह है 500%। नेक्स्ट है, एक सेल में 2003 वाला जो वर्जन था, MS ऑफिस 2003 वाला जो वर्जन है, उसमें एक सेल के अंदर हम 1000 कैरेक्टर्स लिख सकते थे, जबकि 2007 वाला जो वर्जन है इसमें 32,767 कैरेक्टर लिखा जा सकता है। साथ ही MS एक्सेल का एक्सटेंशन होता है .xlsx। 2003 वाला जो वर्जन था इसमें सिर्फ .xls लिखा जाता था, लेकिन 2007 वाले वर्जन से .xlsx। ठीक है, ये जो लास्ट का x है ये एक्सटेंसिबल को दर्शाता है। यहाँ पे जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो फॉर्मूले की शुरुआत कैसे होती है, जैसे कि आपको पता है कि MS एक्सेल जो है वो कैलकुलेशन पर्पस से या डेटा मैनेजमेंट के पर्पस से टेबुलर फॉर्मेट में डेटा अरेंज करने के लिए बनाया गया एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे जब आप कोई कैलकुलेशन करने के लिए कोई फॉर्मूला लिखेंगे तो वह फॉर्मूला शुरू होता है इक्वल के साइन से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कोई भी फॉर्मूले की शुरुआत इस इक्वल के साइन से होती है। नेक्स्ट है, एक वर्कबुक के अंदर अधिकतम कितने वर्कशीट हो सकते हैं। हम अभी जो विंडोज़ के बारे में चर्चा करेंगे, डिफरेंट टाइप के इसके एक्सेल के जो डिफरेंट विंडो हैं उसकी चर्चा करेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि एक वर्कबुक के अंदर सामान्यतया 3 वर्कशीट होते हैं और इसमें अधिकतम कितने वर्कशीट इंसर्ट किए जा सकते हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। 2003 वाले वर्जन में मैक्सिमम 255 शीट इंसर्ट किए जा सकते थे, लेकिन वर्जन 2007 के बाद से यहाँ पे लिमिट फिक्स नहीं है। यहाँ पे आपके कंप्यूटर के स्टोरेज क्षमता पे डिपेंड करता है कि वो कितने वहाँ पे मैक्सिमम स्टोरेज लिमिट जब तक क्रॉस ना हो जाए तब तक यहाँ पे आप वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के बारे में हमको पता है कि यह प्रेजेंटेशन बनाने के लिए डेवलप किया गया एक प्रोग्राम है। इसका एक्सटेंशन 2003 तक पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता था .ppt और अब वर्जन 2007 के बाद से .pptx। डिफ़ॉल्ट जूम 100%, मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400%। यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि MS पावर पॉइंट का मैक्सिमम जूम लिमिट कितना होता है, तो 400%। इसके अलावा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1। प्रेजेंटेशन 1 के नाम से अगर कोई फाइल सेव है तो प्रेजेंटेशन 2। ठीक, इस प्रकार से प्रेजेंटेशन 1 यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फाइल नेम है। इसको अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, सेव करते समय आपको ऑप्शन मिलेगा फाइल का नाम चेंज करने का। ठीक, तो ये हमारे 3 बेसिक एप्लीकेशंस हैं, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं MS वर्ड के होम स्क्रीन के बारे में। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, डिफरेंट एरिया के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर जो एक हमको रो दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है टाइटल बार। यहाँ पे हमारे फाइल नेम का टाइटल, हमारे फाइल का टाइटल नेम यहाँ पे लिखा गया होता है। दूसरा है मेन्यू बार। मेन्यू बार कहाँ पे होता है, टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है मेन्यू बार। इस मेन्यू बार में क्या क्या है, एक तो है फाइल मेन्यू, फिर है एडिट मेन्यू, फिर है व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो और हेल्प। ये सारे डिफरेंट मेन्यूज़ हैं यहाँ पे। उसके बाद में है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ पे जिस भी हम मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे उसके स्टैंडर्ड टूल्स यहाँ पे अपने आप यहाँ पे हमको दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, टेक्स्ट के स्टाइल को, इसके साइज़ को, इसके अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए है। इस विंडो में आप जब राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो एक होता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या करेगा, पेज का जो एरिया है उसको आप स्क्रॉल अप और डाउन करके इस पूरे कंप्लीट पेज को देख सकते हैं, क्योंकि एक बार में आपको पूरा पेज दिखाई नहीं देगा, इसीलिए आप यहाँ पे स्क्रॉल करके ऊपर या नीचे देख सकते हैं। इसके अलावा एक होता है कर्सर। कर्सर मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ से आप टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे। नेक्स्ट है रूलर। रूलर के द्वारा आप टेक्स्ट के हेडर और फूटर को अलाइन कर सकते हैं, बॉर्डर को अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नीचे है यहाँ पे स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या क्या दिखाएगा, यहाँ पे आपको कितने नंबर ऑफ पेज आप लिख चुके हैं, कितने सेक्शन हो चुके हैं, इसके अलावा कितने यहाँ पे लाइंस हो चुके हैं, कितने कॉलम्स आप यहाँ पे लिख चुके हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे स्टेटस बार में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जो स्क्रीन हमको दिखाई दे रहा है ये MS ऑफिस 2003 वाले वर्जन का है
2007 वाले वर्जन में यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखेगा, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे हम एक और स्क्रीन के बारे में देख रहे हैं जिसमें फाइल, होम स्क्रीन, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये क्या है, ये मेन्यू बार है। इसके ऊपर यहाँ पे जो कुछ ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं इसको कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसको क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें कि सेव, अंडू और रीडू का ऑप्शन होता है। ठीक, इसके अलावा मेन्यू बार के जस्ट नीचे जो एरिया होता है इसको कहा जाता है रिबन। रिबन मतलब है जिस मेन्यू को आप सेलेक्ट करेंगे उससे संबंधित जो भी ऑप्शन होंगे वो इस रिबन में हमको डिस्प्ले हो जाते हैं। टाइटल बार के बारे में चर्चा कर चुके हैं, रूलर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एक क्वेश्चन मार्क टाइप का ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है हेल्प मेन्यू। यहाँ से हम पूरे MS ऑफिस के जितने भी ऑप्शन हैं उसके बारे में डिटेल यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे ये क्या है, हमारा डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट है यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट का ओपन स्पेस है जहाँ पे हमको काम करना है इसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट एरिया। इसके अलावा नीचे ये 3 बटन हमको दिखाई दे रहे हैं इसको कहा जाता है व्यू बटन। नेक्स्ट यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में बॉटम कॉर्नर है इसको कहा जाता है जूम कंट्रोल। यहाँ से हम पेज का जूम लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे में यहाँ ये है स्टेटस बार, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हमको मिलता है इसको देख सकते हैं। टूल बार के बारे में बात कर चुके हैं, रिबन, टाइटल बार, प्रोग्राम विंडो कंट्रोल। ये जो राइट साइड में टॉप कॉर्नर है जिसमें कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है इसको कहा जाता है प्रोग्राम विंडो कंट्रोल। अब आपको याद रखना है कि कौन से ऑप्शन का क्या नाम है। सीधा एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रोग्राम विंडो कंट्रोल में इनमें से कौन सा बटन अवेलेबल होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे दे देगा आपका सेव बटन होगा, अंडू बटन होगा या रीडू बटन होगा या मिनिमाइज होगा। तो इनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा बटन किस जगह पे लोकेटेड होता है। तो ये वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है प्रोग्राम विंडो कंट्रोल। इसके अलावा रिबन के बारे में बात कर चुके हैं, स्टेटस बार के बारे में बात कर चुके हैं, कर्सर पता चल गया आपको, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार पता चल गया हमको, व्यूज़ के बारे में पता चल गया, डॉक्यूमेंट का वर्क एरिया हमको पता चल गया। इसके अलावा कुछ ऑप्शंस हैं क्या, हाँ, जिसके बारे में बात कर रहा था, आपका MS ऑफिस 2007 में जो एक नया क्विक एक्सेस टूल बार जो लाया गया है वो यहाँ पे वेल डिफाइंड है। ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, ये जो विंडो का साइन है, सॉरी MS ऑफिस का जो साइन है इसके जस्ट राइट साइड में होता है और इसको कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक, इसमें अंडू, रीडू और सेव का ऑप्शन होता है। ये 3 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। बाकियों को हम चाहें तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि न्यू पेज हो गया, ओपन हो गया, इन्हें हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं, अंडू, रीडू और सेव। इसके अलावा हम यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस को भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे और सबसे लास्ट है स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे होता है पेज नंबर, वर्ड काउंटिंग, इसके अलावा स्पेलिंग या ग्रामर के बारे में होता है, मैक्रो रिकॉर्डिंग होता है। इसके अलावा व्यूज़ कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे डिटेल होता है। जूम बटन यहाँ पे होगा। इसके अलावा जूम का स्लाइडर होगा, इसमें हम आपका जूम कंट्रोल कर सकते हैं मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500% तक। इसके अलावा विंडो को रिसाइज करने का यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन होता है। तो MS वर्ड के डिस्प्ले के अंदर या विंडो के अंदर इतने मेजर ऑप्शन हमको मिल जाते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे जो शॉर्टकट हैं इनके बारे में बात करते हैं। MS वर्ड के शॉर्टकट्स के अंदर सबसे पहला है Ctrl+0। Ctrl+0 का मतलब है यहाँ पे हम कोई भी पैराग्राफ लिखने से जस्ट पहले पैराग्राफ के जस्ट ऊपर 6 पॉइंट्स का यहाँ पे एक स्पेस इंसर्ट कर सकते हैं। कितने? 6 पॉइंट्स का स्पेस यहाँ पे इंसर्ट किया जा सकता है। अच्छा, इसमें जितने हम शॉर्टकट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं ये पूरे MS ऑफिस के अंदर कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे होंगे। तो जहाँ जहाँ रिपीटेशन मिलेगा उसको हम स्किप करते चलेंगे, चाहे वो एक्सेल हो या पावर पॉइंट में हो। जहाँ पे रिपीटेशन होगा उसको हम स्किप करते चलेंगे। जैसे कि Ctrl+A सभी जगह इसका कॉमन यूज़ है। जितना भी कंटेंट है सबको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल के रूप में Ctrl+A का यूज़ होता है। कंट्रोल बटन के साथ में B प्रेस करेंगे तो हम जो टेक्स्ट सेलेक्ट करके रखेंगे वो बोल्ड या गाढ़े काले रंग का या जिस भी कलर का होगा उसका जो रंग है वो गाढ़ा हो जाएगा या उसका जो फॉन्ट की मोटाई है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको कहा जाता है बोल्ड। फिर Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+D फॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करने के लिए, जहाँ से हम फॉन्ट के मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Ctrl+D। Ctrl+E ये होता है अलाइनमेंट के लिए, और किस प्रकार का अलाइनमेंट? सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, पूरा टेक्स्ट आपको इस प्रकार से सेंटर फॉर्मेट में दिखाई देगा। ना तो ये लेफ्ट साइड की ओर अलाइन होगा ना तो राइट साइड की। ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो दोनों साइड बराबर मार्जिन रखते हुए सेंटर में अलाइन हो जाएगा। Ctrl+F फाइंड ऑप्शन के लिए, Ctrl+I इटैलिक ऑप्शन के लिए। इटैलिक कहने का मतलब है कि हम जो नॉर्मल टेक्स्ट इस प्रकार से लिखते हैं वो थोड़ा सा राइट साइड झुका हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखेगा। सामान्यतः हम आई अगर इस प्रकार से लिख रहे हैं तो इटैलिक में इस प्रकार से थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट है Ctrl+J। Ctrl+J जस्टिफाई, ये भी अलाइनमेंट का एक टाइप है जिसमें कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड के मार्जिन एकदम बराबर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में Ctrl+K, यह लिंक इंसर्ट करने के लिए है या हाइपर लिंक यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए है।
कंट्रोल एल ये लेफ्ट साइड में अलाइन करने के लिए है, मतलब हम जो भी चीज़ टाइप करेंगे वो लेफ्ट साइड में इक्वल मार्जिन ले करके अलाइन हो जाएगा। राइट साइड में भले मार्जिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या फिर कम ज़्यादा हो सकता है, लेफ्ट साइड से हमको ये पूरा लिखा हुआ टेक्स्ट है वो बिल्कुल एक सीध में एक लाइन में दिखाई देगा। कंट्रोल एम ये इंडेंट सेट करने के लिए होता है, पैराग्राफ का इंडेंट सेट करने के लिए ही कंट्रोल एम का यूज़ किया जाता है, मतलब हमारा पैराग्राफ कहाँ से शुरू होना चाहिए या लेफ्ट की तरफ हम कोई इमेज वगैरह इंसर्ट करने के लिए कितना स्पेस देना चाहते हैं, इसके लिए है कंट्रोल एम। कंट्रोल पी प्रिंट ऑप्शन के लिए है। कंट्रोल आर यह राइट साइड में पेज को अलाइन करने के लिए है, लेफ्ट साइड जो हमारा बॉर्डर है या जो मार्जिन है वो 19 कम ज़्यादा होता रहेगा, लेकिन राइट साइड में पूरा लाइन एक सीध में रहेगा। कंट्रोल टी यह हैंगिंग इंडेंट के लिए है। कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए है, जो भी टेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे उसको अंडरलाइन करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी किसी भी कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल एक्स कट करने के लिए है। कंट्रोल वाई ये रीडू के लिए है, मतलब अगर हम कोई यहाँ पे टेक्स्ट को मान लो डिलीट कर दिए हैं तो उस टेक्स्ट को लिखे बिना वापस लेके आने के लिए कंट्रोल वाई दबाएंगे तो वो टेक्स्ट जो है जो डिलीट किया गया है जस्ट अभी वो वापस आ जाएगा, इसको कहा जाता है रीडू। उसके अलावा कंट्रोल जेड ये अंडू करने के लिए है, मान लो हमने गलती से कोई चीज़ कॉपी कर दिया और उसको डिलीट करना है तो या तो डिलीट ऑप्शन प्रेस कर सकते हैं या कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, मतलब जो लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म किया है उसको कैंसिल करने के लिए अंडू का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल ये बुलेट पॉइंट्स इंसर्ट करने के लिए है। कंट्रोल शिफ्ट एफ ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए है, ठीक है, इसको हम देख चुके हैं ये कहाँ पे और यूज़ हो रहा था, ये हो रहा था हमारे कंट्रोल डी के साथ में। कंट्रोल डी के साथ भी हम फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं या कंट्रोल शिफ्ट एफ के द्वारा भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट और ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है इसका यूज़ क्या है, इसके द्वारा हम फॉन्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में एक पॉइंट्स इसका साइज़ बढ़ेगा 12 पॉइंट तक और उसके बाद में 2 पॉइंट ये बढ़ता चला जाएगा। कंट्रोल और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला साइन है, राइट स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो साइन है इसका यूज़ क्या है, तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन और साथ ही कंट्रोल प्लस ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इन दोनों का यूज़ फॉन्ट साइज़ को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के साथ पॉइंट शुरुआत में एक पॉइंट बढ़ता जाएगा फॉन्ट का साइज़, उसके बाद में 12 पॉइंट के बाद में 2 पॉइंट इसका साइज़ बढ़ेगा, लेकिन कंट्रोल और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके साथ हमेशा एक पॉइंट हमारा फॉन्ट का साइज़ बढ़ता चला जाएगा। और इसी का जस्ट उल्टा है कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का साइज़, यहाँ पे फॉन्ट का साइज़ शुरुआत में एक पॉइंट घटेगा और उसके बाद में ये 2 पॉइंट घटना शुरू होगा, ठीक है। उसी प्रकार से कंट्रोल और ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट जो है यहाँ पे हमेशा फॉन्ट का साइज़ एक पॉइंट घटता चला जाएगा। इसके अलावा कंट्रोल/C ये सेंट का साइन इंसर्ट करने के लिए है। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट और स्टार ये व्यू या हाइड करने के लिए है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके बारे में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, उनको हम स्किप करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल और लेफ्ट एरो। कंट्रोल और लेफ्ट एरो से क्या होगा, यहाँ पे एक शब्द आगे चला जाएगा हमारा कर्सर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो लेफ्ट राइट और अप डाउन वाला जो एरो की है उसका यूज़ यहाँ पे हमको समझ में आएगा। देखिए जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे लिखा ABCD, इसके बाद में हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है। इसके बाद में EFG इस तरीके से हमने कुछ लिखा हुआ है। तो जैसे ही हमने कंट्रोल और लेफ्ट एरो दबाया तो यहाँ पे ये जो कर्सर है ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये जो कर्सर है वो जंप करके इस पूरे शब्द के आगे पहुँच जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम कंट्रोल और राइट एरो दबाएंगे तो ये जंप करके इन तीनों को बाईपास करते हुए यहाँ पे पहुँच जाएगा, आगे पहुँच जाएगा, ठीक है। इसी को कहा जा रहा है कि ये पूरा एक वर्ड लेफ्ट या एक वर्ड राइट चला जाएगा अगर हम लेफ्ट या राइट एरो को कंट्रोल के साथ दबाएंगे। वैसे ही कंट्रोल अप या कंट्रोल डाउन, ये कंट्रोल अप क्या करेगा, ये पूरा बिगिनिंग ऑफ द लाइन, मतलब ये जो कर्सर है जो ब्लिंक कर रहा है उस लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाएगा अगर हम कंट्रोल के साथ अप वाला एरो की दबाएंगे। उसी प्रकार कंट्रोल के साथ डाउन वाला एरो की दबाएंगे तो पेज के उस पैराग्राफ के बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये जो कंट्रोल के साथ अप वाला की है जिस लाइन में रहेंगे उस लाइन की शुरुआत में चला जाएगा, या तो अगर हम पैराग्राफ के कहीं बीच में हैं तो उस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में चला जाएगा। और कंट्रोल प्लस डाउन के साथ ये लाइन के अंत में, या फिर अगर हम किसी पैराग्राफ में हैं तो उस पैराग्राफ के अंत में पहुँच जाएगा। कंट्रोल के साथ डिलीट, इसमें क्या होगा, कंट्रोल डिलीट, तो पहले डिलीट का ऑप्शन देख लो। डिलीट का बटन दबाने से क्या होगा, 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास किसी कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए। एक तो होता है ये बैक स्पेस वाला, जब भी कर्सर अगर यहाँ पे है और हम अगर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो डी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम डिलीट बटन प्रेस करें तो इस कर्सर के राइट साइड का कोई कैरेक्टर जो है वो डिलीट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बैक स्पेस दबाने से डी डिलीट होगा और डिलीट बटन दबाने से ई जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब अगर हम
कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबाएंगे तो ये जो पूरा का पूरा वर्ड है वो एक साथ डिलीट हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ अगर बैक स्पेस दबाएंगे तो ये वाला जो पूरा वर्ड है वो पूरा डिलीट हो जाएगा एक बार में। मतलब कंट्रोल क्या करेगा, एक साथ एक वर्ड को डिलीट करने का काम करवा रहा है। कंट्रोल एंड बटन क्या कर रहा है, कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल बैक स्पेस के बारे में हम बात कर चुके हैं। कंट्रोल एंड बटन क्या कर रहा है, कंट्रोल एंड पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में कर्सर को पहुंचाने का काम करता है। कंट्रोल होम बटन क्या करता है, ये पूरे पेज के बिल्कुल फर्स्ट इनिशियल पॉइंट पे पहुंचाने का काम करता है, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरुआत में कर्सर को पहुंचा देता है। कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो क्या होता है, कंट्रोल के साथ स्पेस अगर दबाएंगे तो हमने इस टेक्स्ट में जो भी फॉर्मेटिंग की होगी, मतलब हमने इसका फॉन्ट का साइज अगर बढ़ा दिया होगा, या इसको बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर दिया होगा, या कुछ भी इसमें अगर चेंजेस किए होंगे तो वो सारे चेंजेस समाप्त हो जाएंगे और हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट यहाँ पे दिखाई देगा कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाने से। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे लिए काम के नहीं है, तो उसको मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया है। ऑल्ट कंट्रोल F2 ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ऑल्ट कंट्रोल F2 दबाने से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो सकता है। कंट्रोल F1 ओपन द टास्क पैन, टास्क पैन को ओपन करने के लिए है। कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा ऑप्शन है, कंट्रोल F2। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन इंक्रीज द हाईलाइटेड टेक्स्ट साइज, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन लेस देन, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, साइज बढ़ाने या कम करने के लिए है। इसके बाद में है कंट्रोल शिफ्ट F6, ये ओपन टू अनदर ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इसके द्वारा हम कोई दूसरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F12 ये प्रिंट द डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट F12 दबा सकते हैं। F1 हेल्प ऑप्शन के लिए है। F4 रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, यहाँ पे रीडू का ऑप्शन है, रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म F4 के द्वारा। F5 क्या है, F5 के द्वारा हम यहाँ पे फाइंड ऑप्शन के पे पहुँच सकते हैं। F7 स्पेलिंग चेक करने और ग्रामर चेक करने के लिए है। F12 सेव एस के लिए है। उसके बाद में शिफ्ट F3 पूरे टेक्स्ट को, जितने भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसको अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए है। शिफ्ट F7 थिसॉरस पे के लिए है। थिसॉरस का मतलब है किसी वर्ड के सिनोनिम्स, जितने भी सिनोनिम्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे शिफ्ट F7 को दबाने से। शिफ्ट F12 सेव करने के लिए है। शिफ्ट एंटर सॉफ्ट ब्रेक के लिए। शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल V के द्वारा जो हम पेस्ट करते हैं वही चीज़ शिफ्ट इंसर्ट के द्वारा किया जा सकता है। शिफ्ट ऑल्ट D के द्वारा करंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं, और शिफ्ट ऑल्ट T के द्वारा करंट टाइम यहाँ पे इंसर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे MS वर्ड में इतने इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं जिसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है MS एक्सेल विंडो के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो विंडो है या होम स्क्रीन है वो किस प्रकार का दिखाई देता है, और यहाँ पे हमको कौन कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे जो सबसे ऊपर हमको जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पे फाइल का नाम लिखा हुआ है बुक 1, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। ये सभी के लिए कॉमन है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी में जो सबसे ऊपर हमको एक रो दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं टाइटल बार। हेल्प बटन वैसे ही है जैसे कि वर्ड में था। व्यू बटन बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि वर्ड में था। जूम कंट्रोल भी सेम वैसे ही है। ठीक है, यहाँ पे भी 10 से लेकर के मैक्सिमम हम 400 तक हमारे टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ठीक, ये जो सबसे ऊपर हमको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसको कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, और तीन बटन यहाँ पे पहले से डिफ़ॉल्ट रूप में सेट रहते हैं, सेव, अंडू और रीडू। इसके अलावा ये वाला जो ऑप्शन है इसके बारे में याद रखेंगे, इसको कहा जाता है फॉर्मूला बार, और इसमें कोई भी फॉर्मूला किससे शुरू होता है, इक्वल के साइन से। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है कोई भी एक्सेल में जब आप किसी भी सेल पे होते हैं तो उस सेल का इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे दिखाई देता है, वो होता है सेल का एड्रेस एरिया। ये जो है इसको एड्रेस एरिया कहते हैं। यहाँ पे जो D8 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हम D नंबर के कॉलम में हैं और 8वें नंबर के रो में उपस्थित हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ये जो एड्रेस एरिया है यह रो और कॉलम के रूप में हमारा एड्रेस शो करता है, और इसमें सबसे पहले क्या दिखाया जाता है, सबसे पहले दिखाया जाता है कॉलम, उसके बाद में रो का नंबर। ठीक, इसी फॉर्मेट में ये एड्रेस हमको शो करता है। नेक्स्ट है ये जो कॉलम के स्टार्टिंग में ऊपर ABCD लिखा हुआ है ये क्या बताता है, ये कॉलम का एड्रेस बताता है, इसको हम कहते हैं कॉलम हेडर। ठीक, इसके अलावा जो रो में 1 2 3 4 लिखा हुआ है ये वाला जो पूरा एरिया है जहाँ पे रो को नंबर दिया गया है इसको कहा जाता है रो हेडर। इसके अलावा रो और कॉलम जहाँ पे मिलते हैं इस एरिया को कहा जाता है सेल। ठीक, रो पता चल गया, ये पूरा जो लाइन है इसको एक रो माना जाएगा, ये पूरा लाइन को एक रो कहेंगे। इस पूरे ऊपर से नीचे की ओर एक पूरे कॉलम को एक सिंगल कॉलम के रूप में जाना जाता है। ठीक, नीचे मैंने बताया था आपको कि MS एक्सेल में किसी वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप में 3 शीट होते हैं, तो ये हो गया शीट 1, ये हो गया शीट 2 और शीट 3। उसके अलावा यहाँ पे नया शीट इंसर्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन। हाँ, ये जो
एड्रेस बॉक्स है इसको नेम बॉक्स भी कहा जाता है। यहाँ पे हमारे सेल का नाम प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और किस फॉर्मेट में होता है, तो सबसे पहले कॉलम नेम, उसके बाद में रो का नंबर, ठीक है। A1 A2 इस तरीके से नंबर यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक। तो यही फॉर्मेट है, इसको 1A भी लिख सकते हैं, मतलब फर्स्ट रो का ए वाला कॉलम है, लेकिन ये एक्चुअल फॉर्मेट नहीं है। एक्चुअल फॉर्मेट क्या है, पहले कॉलम नेम, उसके बाद में रो का नंबर। नेक्स्ट है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के बारे में बात कर चुके हैं। इसकी शुरुआत किससे होती है, या इस फॉर्मूले की शुरुआत किससे होती है, इक्वल के साइन से। इसके अलावा जिस भी सेल में हम होते हैं इसको कहा जाता है एक्टिव सेल। रो और कॉलम की चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा ये जो पूरा एक्टिव सेल होता है ये एक रेक्टेंगल शेप में होता है, ठीक। नेक्स्ट वर्कबुक के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। वर्कबुक के अंदर 3 वर्कशीट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमको स्क्रॉल बार मिल जाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं हमारे एक्सेल एप्लीकेशन के अंदर। साथ ही यहाँ पे मेन्यू कौन कौन से हैं, फाइल मेन्यू है, होम मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू है, फॉर्मूला मेन्यू है, पेज लेआउट है, व्यू है, डेटा है, रिव्यू है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेन्यू हमको दिखाई देते हैं। साथ ही ये जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है इसको हम हेल्प मेन्यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो ये इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं एक्सेल के बारे में। अब एक्सेल में कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं इनको जरा हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक्सेल के इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ के बारे में। एग्जाम के लिए जो भी महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज़ हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैंने स्पेशली हाईलाइट कर दिया है। आप चाहें तो इस PDF से बाकी के शॉर्टकट कीज़ को आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है F1 की। F1 की से हेल्प ऑप्शन यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट या हेल्प ऑप्शन शुरू हो जाता है। दूसरा है F2, ये एक्टिव सेल को एडिट करने के लिए है। F4 यहाँ पे जो लास्ट वर्कशीट है उसको रिपीट करने के लिए है। F5 से गो टू ऑप्शन में पहुँच जाते हैं या गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। F6 मूव टू द नेक्स्ट पेन, F6 के द्वारा क्या होगा, मूव टू द नेक्स्ट पेन। F7 स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसके अलावा शिफ्ट के साथ F11 इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, यहाँ पे नया वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए है। कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल F2 का यूज़ किया जाता है। कंट्रोल F4 ये जो प्रेजेंट वर्कबुक है इसको क्लोज करने के लिए है। कंट्रोल F4 प्रेजेंट वर्कबुक को क्लोज करने के लिए है। नेक्स्ट F11 के द्वारा चार्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। F12 सेव एज के लिए है। शिफ्ट के साथ F2 सेल में कमेंट करने के लिए है। F2 या शिफ्ट के साथ F2 कोई भी कमेंट लिखने के लिए है। शिफ्ट F3 फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए है। शिफ्ट F4 फाइंड नेक्स्ट क्लिक करने के लिए है या फाइंड नेक्स्ट को एक्टिव करने के लिए है। शिफ्ट F5 फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए है। नेक्स्ट है कंट्रोल F6 मूव टू द नेक्स्ट ओपन वर्कबुक, जो बहुत सारे अगर ओपन वर्कबुक अगर हम ओपन करके रखे हैं तो नेक्स्ट ओपन वर्कबुक में जाने के लिए है। कंट्रोल F8 रीसाइज विंडो। कंट्रोल F9 मिनिमाइज करने के लिए है। कंट्रोल F10 मैक्सिमाइज करने के लिए है। और कंट्रोल F12 ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए है। ऑल्ट F1 ये चार्ट क्रिएट करने के लिए है। ऑल्ट F2 सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए है। और ऑल्ट F4 एक्सेल को क्लोज करने के लिए है, ठीक है। और लास्ट में है ऑल्ट F8 के द्वारा मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। नेक्स्ट है ऑल्ट कंट्रोल F9, इसके द्वारा सभी वर्कबुक में जितने सेल्स हैं उन सभी को कैलकुलेट करने के लिए, एक साथ कैलकुलेट करने के लिए है। इसके अलावा ऑल्ट शिफ्ट F1 इंसर्ट वर्कशीट, ठीक है, यहाँ पे एक वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए है। कंट्रोल शिफ्ट 0 यहाँ से अगर हम किसी कॉलम को हाइड कर दिए हैं, जैसे कि इसको कंट्रोल शिफ्ट के द्वारा, शिफ्ट और 0 के द्वारा अनहाइड कर रहे हैं, तो इसको हाइड करने के लिए क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसको हाइड करने के लिए पहले ऑप्शन देखते हैं। कंट्रोल 0 के द्वारा किसी कॉलम को हाइड किया जा सकता है। कंट्रोल शिफ्ट F10 यहाँ पे मेन्यू बार को एक्टिवेट किया जा सकता है। कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे तो फॉर्मेटिंग बॉक्स ओपन हो जाएगा। कंट्रोल 2 किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए है। कंट्रोल 3 इटैलिक के लिए। कंट्रोल 4 अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल 5 स्ट्राइक थ्रू करने के लिए है, मतलब कोई अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको बीच से ऐसा स्ट्राइक मार्क करने के लिए है। नेक्स्ट है कंट्रोल 9 हाइड्स द रो, कोई रो को हाइड करने के लिए है, ठीक है। कॉलम को हाइड करने के लिए 0 और रो को हाइड करने के लिए 1, कंट्रोल के साथ 0 और 1। अगर हम उसको अनहाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट 0 के साथ में कॉलम को अनहाइड कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट 9 के साथ में रो को अनहाइड कर सकते हैं। कंट्रोल A सेलेक्ट करने के लिए है, सभी को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए है, पूरे वर्कशीट को या जितना भी एरिया होगा उसको सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल B बोल्ड के लिए है। कंट्रोल C कॉपी करने के लिए है। कंट्रोल D कॉपी द फर्स्ट सेल, मान लो हमने बहुत सारा सेल एक साथ सेलेक्ट किया है रो और कॉलम के रूप में, तो जो पहला वाला सेल है इसको कॉपी करने के लिए है कंट्रोल D। कंट्रोल F फाइंड डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल G गो टू डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल H यहाँ पे रिप्लेस डायलॉग बॉक्स।
इसके बारे में याद रखिएगा कि हमने मान लो कोई वर्ड या कोई कैरेक्टर हमने फाइंड किया और उसको हम किसी दूसरे कैरेक्टर या वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए रिप्लेस डायलॉग बॉक्स का यूज़ किया जाएगा। कंट्रोल आई इटैलिक्स में लिखने के लिए है, कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोल एल के द्वारा टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। कंट्रोल न्यू एक न्यू वर्कबुक ओपन होगा। कंट्रोल ओ के द्वारा ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए है। कंट्रोल आर लेफ्ट मोस्ट सेल को कॉपी करने के लिए है। कंट्रोल एस सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए है। कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए है। कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए है, कॉपी किए गए टेक्स्ट को या कॉपी किए गए रो कॉलम को पेस्ट करने के लिए है। कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज करने के लिए, इसको एक्टिव वर्कबुक को क्लोज करने के लिए है कंट्रोल डब्ल्यू। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट एफ, यहाँ से हम फॉन्ट टैब को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, इसके अलावा इसके द्वारा सेल का जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल दबा करके। नेक्स्ट है शिफ्ट के साथ टैब। शिफ्ट के साथ टैब दबाने से क्या होगा, मूव करेंगे किधर, वन सेल टू द लेफ्ट की तरफ एक सेल मूव करेंगे शिफ्ट और टैब दबाने से। नेक्स्ट है ऑल्ट के साथ इक्वल अगर दबाएंगे तो सम फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल के साथ ये जो सेमीकोलन है इसको अगर दबाएंगे तो जो करंट डेट है वो इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन दबाने से करंट टाइम वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ इंसर्ट दबाने से कोई भी डेटा जो कि क्लिपबोर्ड में है वो इंसर्ट हो जाएगा। क्लिपबोर्ड कहने का मतलब है कि मान लो हमने कंट्रोल सी दबाया तो वो टेक्स्ट जो है वो मान लो कॉपी हो गया। अब कॉपी होकर के वो रैम में कहीं पे स्टोर रहता है, जब तक आप उसको कहीं पे पेस्ट ना करें। वो कहाँ पे पेस्ट कॉपी रहता है, कॉपी होकर के कहाँ पे रहता है, वो क्लिपबोर्ड में सेव रहता है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट और पेज डाउन। इसके द्वारा हम सेलेक्ट कर सकते हैं किसको, एक्टिव वर्कशीट को या उसके बाद जो भी वर्कशीट है उन सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं पेज डाउन दबा दबा के। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट दबा करके रखेंगे और पेज डाउन को दबाते जाएंगे तो एक शीट के नीचे जितने शीट हैं वो सभी सेलेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इसके द्वारा हम करंट कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरे कॉलम को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट स्पेस बार, शिफ्ट स्पेस दबा करके पूरे रो को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट और पेज डाउन दबा करके एक पेज नीचे जा सकते हैं, एक स्क्रीन नीचे जा सकते हैं और उसको सेलेक्ट करते हुए, मतलब कॉपी करने के लिए जैसे हम सेलेक्ट करते हैं ना टेक्स्ट को, उसी प्रकार से यहाँ पे उस पूरे टेबल को या उस पूरे रो और कॉलम के एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट और पेज डाउन दबा करके। शिफ्ट पेज अप दबा करके ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, उसी स्क्रीन में ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। कंट्रोल टैब के द्वारा मूव टू द नेक्स्ट ओपन वर्कबुक। कंट्रोल टैब दबा करके नेक्स्ट वर्कबुक में हम जा सकते हैं। अगला है एंटर दबाने से जिस भी सेल में हम काम कर रहे होंगे उसके जस्ट नीचे वाले सेल में पहुंच जाते हैं। टैब दबाने से हम जिस भी सेल में काम कर रहे होंगे उसके जस्ट राइट साइड में जो भी सेल होगा वहाँ पे पहुंच जाते हैं। होम बटन दबाने से हम फर्स्ट कॉलम में पहुंच जाते हैं। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट है शिफ्ट के साथ एंटर दबाने से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, मूव टू द सेल डायरेक्टली अबव, मतलब जिस भी सेल में हम काम कर रहे होंगे उसके जस्ट ऊपर वाले सेल में पहुंच जाएंगे। एंटर दबाने से जस्ट नीचे वाला सेल और शिफ्ट एंटर दबाने से जस्ट ऊपर वाला सेल। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। मान लो इस सेल पे हम काम कर रहे हैं तो एंटर दबाने से जस्ट नीचे वाले सेल में पहुंच जाएंगे और शिफ्ट एंटर दबाने से जस्ट ऊपर वाले सेल में पहुंच जाएंगे। शिफ्ट के साथ टैब दबाने से क्या होगा, मूव कर जाएंगे कहाँ पे, जस्ट लेफ्ट की तरफ, सेल जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। टैब दबाने से जस्ट राइट साइड पहुंच जाएंगे और शिफ्ट टैब दबाने से जस्ट लेफ्ट साइड वाले टैब में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक से कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल होम। इसके द्वारा हम बिल्कुल जो फर्स्ट सेल है वहाँ पे पहुँच जाएंगे जिसका नाम क्या रहता है, A1। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड। इसके द्वारा हम लास्ट सेल में पहुँच जाएंगे, जो भी हमारे वर्कशीट का लास्ट वर्किंग या यूज्ड सेल होगा वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं हमारे एक्सेल एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट एप्लीकेशन के बारे में। पावर पॉइंट एप्लीकेशन में भी इसका जो होम स्क्रीन है उसमें लगभग सेम चीज़ें हैं, जैसे कि ऊपर की तरफ क्विक एक्सेस टूल बार है, फिर टाइटल बार है जहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेम सेट रहता है, मेन्यू बार है जहाँ पे मेन्यूज़ एक सीक्वेंस में अरेंज हैं। इसमें कौन कौन से मेन्यू हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और फाइल, ये कुछ मेन्यू हैं। इसके अलावा ये जो ऑफिस का एक सिंबल हमको दिख रहा है इसको कहा जाता है ऑफिस मेन्यू। लेफ्ट की तरफ एक आउटलाइन पेन होता है। ठीक है, इसके अलावा रिबन जो ओपन होता है इसको कहा जाता है कमांड ग्रुप, इसको रिबन भी कहा जाता है इस पूरे एरिया को, या पावर पॉइंट में इसको कमांड ग्रुप भी कहा जाता है। इसको मेन्यू बार को कमांड टैब कहा जा रहा है। ठीक, और इस पूरे को कॉमन क्या कहा जाता है, रिबन कहा जाता है। इस नॉर्मल स्क्रीन को प्रेजेंटेशन व्यू कहा जाता है। इसके अलावा जूम एरिया के बारे में बात कर चुके हैं। डिफरेंट टाइप के व्यूज़ यहाँ पे हमको मिलते हैं, इसको डॉक्यूमेंट व्यू कहा जाता है। और सबसे नीचे स्टेटस बार हमको दिखाई दे रहा है। ये जो डिफ़ॉल्ट एक पेज ओपन होता है इसमें
सबसे ऊपर होता है टाइटल प्लेस होल्डर, जिसमें हम कोई टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे टेक्स्ट होल्डर होता है, जहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं इस टाइटल के बारे में। साथ ही नीचे डेट होता है, फूटर का ऑप्शन होता है, स्लाइड नंबर का ऑप्शन होता है। साथ ही अगर हम इस विंडो में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है, रिबन और टैब्स हैं, साइड नेविगेशन पेन है, स्टेटस बार है। ये जो वर्किंग एरिया होता है इसको हम स्लाइड कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका टेक्स्ट होल्डर होता है, इसको प्लेस होल्डर भी कहते हैं। साथ ही नीचे स्लाइड व्यू है, जूम स्लाइडर है, ठीक है। इन सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पावर पॉइंट के इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ के बारे में। सबसे पहला है Ctrl+S, इसके द्वारा किसी प्रेजेंटेशन को सेव किया जाता है। Ctrl+P प्रिंट करने के लिए, Ctrl+O सेव्ड प्रेजेंटेशंस को ओपन करने के लिए, Ctrl+N न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, Ctrl+M न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, Ctrl+D फाइल्स का डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए या किसी स्लाइड का डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा इनकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, इनकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। बस ये चीज़ एक्स्ट्रा याद रखिएगा कि रीडू के लिए Ctrl+Y के अलावा F4 की का भी उपयोग किया जाता है पावर पॉइंट में। स्पेसिफिक करके एग्जाम में पूछ लेता है कि पावर पॉइंट में रीडू के लिए Ctrl+Y के अलावा इनमें से किस की का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे F4 की के द्वारा रीडू किया जा सकता है। सेलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A, किसी एक्टिव प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए Ctrl+W का प्रयोग किया जाता है और साथ ही Ctrl+F4 की का भी उपयोग किया जाता है। पूरे पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए Alt F4 की का उपयोग करते हैं या Ctrl+Q का भी उपयोग करते हैं। जहाँ पे एक ही काम के लिए मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं, इनको अवश्य ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+Home के द्वारा हम पूरे स्लाइड का जो पहला स्लाइड है, पूरे प्रेजेंटेशन का जो पहला स्लाइड है वहाँ पर पहुँच सकते हैं। Ctrl+End की के द्वारा लास्ट स्लाइड में पहुँचा जा सकता है। पेज डाउन करके हम नेक्स्ट जो नीचे जो नेक्स्ट स्लाइड होगा उसमें पहुँच सकते हैं और पेज अप के द्वारा ऊपर जो स्लाइड्स छूट गए हैं पीछे उन पे हम मूव कर सकते हैं। F6 की का उपयोग मूव फ्रॉम पेन टू पेन, यहाँ पे हर एक स्लाइड में स्लाइड वाइज मूव करने के लिए F6 की का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ बेसिक की हैं जिनके यूजेस हम ऑलरेडी वर्ड या MS एक्सेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे Ctrl+Up एरो की का उपयोग किया जाता है एक पैराग्राफ के ऊपर जाने के लिए। एक पैराग्राफ के ऊपर जो फर्स्ट पॉइंट है, जो कर्सर जो है बिल्कुल इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा, इसके लिए Ctrl+Up एरो का उपयोग किया जाता है और Ctrl+Down एरो के द्वारा पैराग्राफ के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे पहुंचा जा सकता है। इसी प्रकार Ctrl+Enter की का यूज़ क्या है, Ctrl+Enter की के द्वारा नेक्स्ट स्लाइड या बॉडी टेक्स्ट के प्लेस होल्डर पे पहुंचा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है Ctrl+F फाइंड के लिए और Ctrl+F के अलावा F4 की का भी उपयोग किया जाता है फाइंड ऑप्शन को या फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। शिफ्ट और F4 के द्वारा फाइंड को रिपीट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, टू रिपीट द लास्ट फाइंड एक्शन। हमने रिसेंट या सबसे लेटेस्ट जो भी फाइंड ऑप्शन या जिस भी चीज़ को फाइंड करने के लिए फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन किया होगा, उस प्रोसेस को रिपीट करने के लिए या उस पर्टिकुलर कीवर्ड या फिर वर्ड को रिपीट करने वापस से सर्च करने के लिए Shift F4 के द्वारा उसको फाइंड नेक्स्ट किया जा सकता है। इसके अलावा Ctrl+L+R+E+B के इनका यूजेस हम ऑलरेडी वर्ड और एक्सेल में डिस्कस कर चुके हैं। अलाइनमेंट के लिए सेंटर, लेफ्ट, राइट के लिए Ctrl+L+R और Ctrl+E है। Ctrl+B से बोल्ड, Ctrl+K से कोई हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे टू ड्रॉ अ परफेक्ट शेप, कोई भी परफेक्ट शेप ड्रॉ करने के लिए, कोई भी शेप को ड्रॉ करते समय शिफ्ट की को होल्ड करके रखा जाता है। शिफ्ट की को होल्ड करके रखने से कोई भी लाइन मान लो अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। अदरवाइज हमारे माउस के मूवमेंट के हिसाब से कोई लाइन आड़ा टेढ़ा ड्रॉ हो सकता है, लेकिन शिफ्ट की के द्वारा इसको हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा शिफ्ट, ऑल्ट और F9 की के द्वारा रूलर को हाइड या शो कर सकते हैं। F9 के शिफ्ट और F9 के द्वारा ग्रिड लाइन्स को शो या हाइड कर सकते हैं। ऑल्ट F9 के द्वारा गाइड्स को शो या हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा शिफ्ट और राइट एरो की के द्वारा एक कैरेक्टर आगे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, चाहे उसको कॉपी करने के लिए हो या डिलीट करने के लिए हो। जितने कैरेक्टर्स को हमें सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट की के साथ लेफ्ट या राइट एरो की दबाते जाएंगे, उतने कैरेक्टर सेलेक्ट होते जाएंगे। अगर पूरे वर्ड को एक साथ सेलेक्ट करना है तो Ctrl, शिफ्ट और लेफ्ट या राइट एरो की, ठीक है, सेलेक्ट करना है, लेकिन पूरे वर्ड को, एक कैरेक्टर नहीं पूरे वर्ड को सेलेक्ट करना है तो Ctrl की का भी उपयोग किया जाएगा साथ में। अगला है एक लाइन ऊपर या नीचे जाने के लिए, एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे तक का एरिया सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ अप या डाउन एरो की को यूज़ करेंगे। इसके अलावा सेलेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट की के साथ हर एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करते जाएंगे। इसके अलावा एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो
टैब या शिफ्ट की का उपयोग करेंगे और उस टैब की का उपयोग कर करके हर एक उस ऑब्जेक्ट में मूव करते जाएंगे जिसको हमें सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है कॉपी अ शेप, किसी शेप को कॉपी करना है तो Ctrl+D। कॉपी अ शेप एंड अलाइन विथ ओरिजिनल, इसके लिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट और इसको ड्रैग करते जाएंगे माउस पॉइंटर के द्वारा उस इमेज को या उस शेप को सेलेक्ट करके। इसके द्वारा नेक्स्ट है डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट, इसके लिए बैक स्पेस यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बैक स्पेस हो गया या Ctrl+बैक स्पेस हो गया, डिलीट हो गया और Ctrl+डिलीट हो गया, इन सभी के यूज़ हम देख चुके हैं। इसी तरीके से Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X और Ctrl+Z, इनके भी यूजेस हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है स्विच बिटवीन आउटलाइंस एंड स्लाइड्स पेन विथ नॉर्मल व्यू, इसके लिए Ctrl+Shift+Tab, मतलब जो प्रेजेंटेशन व्यू होता है जिसमें कि यहाँ पे छोटे छोटे आइकॉन्स हमको दिखाई देते हैं हर एक स्लाइड के, इनके बीच मूव करने के लिए, नेविगेट करने के लिए Ctrl+Shift+Tab यूज़ किया जाता है। शिफ्ट टैब के द्वारा प्रमोट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं और केवल टैब के द्वारा एक पैराग्राफ को डिमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल्ट, शिफ्ट और अप एरो की, यहाँ पे जो स्टार्स हैं ये नीचे जो टिप लिखा हुआ है इसके लिए ये मेंशन किया गया है, अदरवाइज इस स्टार का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे स्टार लगा है उसको स्किप कर देंगे। तो Alt+Shift+अप एरो की, इसके द्वारा मूव सेलेक्टेड पैराग्राफ अप, किसी सेलेक्टेड पैराग्राफ को अपवर्ड मूव करने के लिए Alt+Shift+अप एरो की, और इसी प्रकार से डाउन की तरफ मूव करना है तो Alt+Shift+डाउन एरो की। नेक्स्ट है शो हेडिंग लेवल 1, इसके लिए Alt+Shift+1 की का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपैंड टेक्स्ट बिलो अ हेडिंग, इसके लिए Alt+Shift++ की जो है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है, एक्सपैंड टेक्स्ट बिलो अ हेडिंग। नेक्स्ट है कोलैप्स टेक्स्ट बिलो अ हेडिंग, इसके लिए Alt+Shift+- की, इसका मतलब है कि जो भी हेडिंग लिखा होगा उसका साइज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पे Alt, Shift और प्लस की का उपयोग करेंगे, और हेडिंग का साइज़ घटाना है, उस फॉन्ट का साइज़ घटाना है तो Alt, Shift और माइनस की का उपयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है शो ऑल टेक्स्ट और हेडिंग्स, इसके लिए Alt+Shift+A की का उपयोग करेंगे, ठीक। तो हमारे MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में इतने इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज थे, और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा MS ऑफिस भी कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।